द मोर लर्नड ऑफ देम स्वार्म्ड अबाउट हिम। उन साधुओं में, उन सन्यासियों में जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित लोग, वो लोग स्वामी जी के आसपास में भीड़ मचा के खड़े हो गए थे। स्वॉर्म वर्ड किसके लिए लगाते हैं? बीज के लिए। स्वॉर्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का छत्ता, झुंड। यहाँ पे स्वॉर्म का मतलब क्या हो रहा है? भीड़। जो सन्यासी लोग पढ़े लिखे विद्वान थे, वो लोग एवरी हॉल्टिंग प्लेस में, जहाँ भी हम लोग हॉल्टिंग कर रहे थे ना, यानी विवेकानंद, उनके साथ के जो लोग थे, जहाँ भी हॉल्टिंग हो रहा था, हर स्टॉपेज पे विवेकानंद को लोग चारों तरफ से घेर ले रहे थे। फिल्ड हिज टेंट्स, उनके तंबू में घुस जा रहे थे, भीड़ मचा दे रहे थे। विवेकानंद आए हैं, विवेकानंद आए हैं मिलने के लिए। क्योंकि विवेकानंद का उस टाइम में बहुत नाम हो गया था विद्वान के रूप में। एंड रिमेनिंग एब्जॉर्ब्ड इन कॉन्वर्जेशन थ्रू आउट द आवर्स ऑफ डे लाइट। और जब तक सूरज की रोशनी रहती थी सारा दिन, तब तक जो लोग भी विवेकानंद के करीब आते थे, पढ़े लिखे ज्ञानी बुद्धिमान पंडित सन्यासी लोग, वो सब लोग विवेकानंद से बातें करते रहते थे, सारा दिन बात करते थे जब तक डे लाइट रहता था, रात छोड़ के। द टॉक ऑन देयर साइड ही टोल्ड अस आफ्टरवर्ड्स। ही टोल्ड अस, ही का मतलब कौन है यहाँ? विवेकानंद। उन्होंने बाद में हम लोगों को बताया कि जो लोग आते थे ना, पढ़े लिखे साधु सन्यासी लोग, उनके तंबू में घुस जाते थे, भीड़ मचा देते थे, वो क्या बातें करते थे, इसके बारे में विवेकानंद ने हम लोग को बताया कि उनकी बातें सब शिवा के बारे में थी, लॉर्ड शिवा, शिव जी के बारे में। एंड दे हैड रिमॉन्स्ट्रेटेड, और उन लोगों ने अपोज किया था। रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है विरोध करना। उन लोगों ने विरोध किया, किसके साथ? विवेकानंद को विरोध किया, बातों में सीरियस विरोध किया। व्हेन ही हैड इंसिस्टेड occasionally on drawing their attention to the world about them। विवेकानंद जब उन लोग से बात कर रहे थे ना, तो थोड़ा उन लोगों का ध्यान जानबूझकर, इंसिस्टेड मतलब जानबूझकर, जिद करके, स्वामी विवेकानंद को ऐसा करना नहीं था, लेकिन जानबूझ के, इच्छा करके उन्होंने सन्यासियों का ध्यान उनके आसपास की दुनिया की तरफ उनका ध्यान खींचा। आसपास की दुनिया मतलब उस समय में हमारा भारतवर्ष तो आज़ाद नहीं था ना, तो देश हमारा आज़ाद नहीं था, चारों तरफ अंग्रेजों का बोलबाला था, अंग्रेज लोगों का ही अंडर में हम लोग रहते थे, अंग्रेजों के ही अंडर में हम लोग रहते थे। तो इनका ये कहना था कि जरा देखें ये पढ़े लिखे साधु सन्यासी जो विद्वान लोग हैं, ये लोग क्या कहते हैं अबाउट द वर्ल्ड इन विच दे लिव। जिस दुनिया में ये लोग रहते हैं, उस दुनिया के बारे में ये लोग क्या कहते हैं। दुनिया में मतलब जिस समाज में रह रहे हैं, अंग्रेजों का बोलबाला है, ठीक है ना, तो ऐसे समाज के बारे में जरा देखें ये साधु सन्यासी क्या कहते हैं। जानबूझकर उन सबका ध्यान विवेकानंद ने इस टॉपिक पे खींचा। इवन फॉरेनर्स दे अर्ज्ड वेयर मेन। तब उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि विवेकानंद, स्वामी जी, हम लोग क्या जवाब दें? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज लोग इंसान नहीं है? वो भी तो इंसान है। ये कौन बोला? साधु सन्यासी, जो लोग पढ़े लिखे थे, जो जो विवेकानंद से बात करने के लिए उनके तंबू में घुस जाते थे, जहां तहां घेर लेते थे उनको, भीड़ मचा देते थे। उनका पर्सनालिटी कैसा था स्वामी जी का? एकदम मैग्नेटिक, खींच लेता था, सबको आकर्षित कर लेता था। तो इन्होंने जरा देखा कि देखिए साधु सन्यासी लोग का क्या विचार है, किसके बारे में? अंग्रेजों के बारे में। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? जवाब दिया कि आखिर वो भी तो इंसान है। वाई मेक सच डिस्टिंक्शन बिटवीन स्वदेश एंड विदेश। और उन्होंने बोला कि क्यों अंतर कर रहे हैं आप स्वामी जी, किसके किसके बीच में? हमारे देश का आदमी और हमारे विदेश का आदमी में क्यों आप अंतर कर रहे हैं? स्वामी जी का विरोध किया उन लोगों ने। विरोध वाला वर्ड कहाँ था? ऊपर रिमॉन्स्ट्रेटेड था ना, ऊपर लाइन में। Nor could many of them understand the warmth of his love and sympathy for Mohammedanism। अब हम लोग को स्वामी विवेकानंद बता रहे हैं, जरा देखो इन लोगों को, ये साधु सन्यासी विद्वान पढ़े लिखे लोगों को, जो ज़्यादा शास्त्र पढ़ लिया है, वेद पढ़ लिया है, ये हमें क्या सिखा रहे हैं कि इंसान इंसान है। स्वदेश और विदेशी में क्यों आप अंतर कर रहे हैं स्वामी जी? हमको बता रहे हैं लोग। और ये लोग हमारा प्यार और हमारा सम्मान, हमारा फीलिंग्स नहीं समझ रहा है। किसके बारे में? हमारा सिंपैथी को नहीं समझ पा रहा है। किसके बारे में? मोहम्मदन लोगों के बारे में।
हम मोहम्मदन लोगों को कितना प्यार करते हैं, उनको कितना हमदर्दी देते हैं, ये नहीं समझ पा रहा लोग। अंग्रेजों से हम खिलाफ हैं, ये समझ पा रहा है, क्यों खिलाफ कर रहे हैं आप, क्यों आप अगेंस्ट में जा रहे हैं। लेकिन हम मुस्लिम लोगों को प्यार कर रहे हैं, हमदर्दी दिखा रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहा है ये साधु सन्यासी। द सेम अदर वर्ल्डलीनेस that made Swadesh and Videsh indistinguishable also prevented these simple souls from formally conceiving of a unity in which Hindus and Mohammedan were but rival elements. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बहुत थोड़ा डिफिकल्ट लाइन है लेकिन समझो। ये जो साधु सन्यासी लोग थे ना, जो ये मानने को तैयार नहीं थे कि अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और वो लोग बुरे लोग हैं। अंग्रेजों को तो बोल रहे हैं कि इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब अंग्रेजों से हम लोग को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कौन बोल रहा है? साधु सन्यासी। लेकिन यही फीलिंग्स जो उनको अंग्रेजों से भेदभाव नहीं करने को सिखा रहा है, ये फीलिंग्स उनको रोक रहा है क्या करने में? दीज सिंपल सोल्स किसको बोला गया है? उन सन्यासियों को, इन आत्माओं को रोक रहा है यही फीलिंग्स। फॉर्मली कंसीविंग ऑफ अ यूनिटी, कंसीविंग मतलब एडमिटिंग, मानना। ये लोग मान नहीं रहे हैं। क्या नहीं मान रहे हैं? कि हिंदू मुस्लिम अगर एक हो जाए तो देश का यूनिटी क्या होगा, ये नहीं मान रहे हैं लोग। मुस्लिम में और हिंदू में भेदभाव मान रहा है, किस आधार पे? धर्म के आधार पे। शिव जी हैं तो मुस्लिम यहाँ नहीं रहेगा, ऐसा भेदभाव लोग मान रहे हैं। ये साधु सन्यासी पढ़े लिखे लोग। मैं मानता हूँ मुस्लिम भाइयों को, तो उस पर इन लोगों को आपत्ति है। अंग्रेज हमारे देश में रहें वो चलेगा, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। उसको बोल रहे हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी तो इंसान ही है, ऐसा बोल रहे हैं। और हम जो प्यार करते हैं मुस्लिमों को, ये इनको पसंद नहीं आ रहा है। हमारे हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता पे इनको यकीन नहीं है। हम लोग अगर मिल जाएं तो यूनिटी हो जाएगी, बहुत बड़ी यूनिटी। लेकिन राइवल एलिमेंट हम लोग को बना दिया गया है। किसने बनाया है? अंग्रेजों ने। अंग्रेज का पॉलिसी क्या था? डिवाइड एंड रूल। तो अंग्रेजों ने क्या सिखाया? हिंदुओं और मुस्लिमों को उनके धर्म पे बांट के उनको राइवल एलिमेंट बना दिया, मतलब एक दूसरे का राइवलरी, प्रतिद्वंदिता, अपोज करने वाला एलिमेंट। लेकिन अगर हम एक साथ थे तो कितनी बड़ी यूनिटी थी। ये चीज इन सन्यासियों को समझ में नहीं आता है। द सॉइल्स ऑफ द पंजाब, दे आर्ग्यूड। ये सन्यासी लोग एक और बात बोले। क्या बोले? पंजाब की धरती को देख लो, वॉज ड्रेंस्ड विद द ब्लड ऑफ दोज हु हैड डाइड फॉर द फेथ। बोल रहे हैं पंजाब की धरती को देखो, पंजाब की धरती पूरा खून से नहाया हुआ है, जो अपने धार्मिक विश्वास के लिए लड़े हैं, जो अपने धर्म के विश्वास के लिए लड़े, देश के लिए लड़े। पंजाब की धरती बलिदान की धरती है, ऐसा इन लोगों ने बोला। एटलीस्ट राइटर बोल रही है निवेदिता, यहाँ पे कम से कम थोड़ी देर के लिए आइए जरा हम लोग स्वामी विवेकानंद को थोड़ा नैरो ऑर्थोडॉक्सी प्रैक्टिस करने देते हैं। चलिए, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी परंपरा, मतलब जो परंपरा वाली बात नहीं होती है, जो सदियों से चलते चली आ रही है, उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स या ऑर्थोडॉक्सी। तो निवेदिता कह रही है कि आइए हम लोग जरा स्वामी जी को ऑर्थोडॉक्सी होने के लिए थोड़ा सा इजाज़त दे देते हैं, इनको भी थोड़ा रूढ़िवादी पुराना ख्याल विचार वाला बात करने दे देते हैं। क्योंकि विवेकानंद तो बहुत मॉडर्न ख्याल के थे ना, वो तो पुरानी परंपराओं को नहीं मानते थे। लेकिन अब उन सन्यासियों को समझाने के लिए आइए हम लोग इनको थोड़ा सा इजाज़त दे देते हैं। In answer to this, as become one who was in fact an anachronism of the future, the Swami made those practical concession of the moment. In answer to this, ये जो बात बोला ना उन लोगों ने, किसने? सन्यासियों ने। ये सुनने के बाद इसके आंसर में स्वामी विवेकानंद, एक्चुअली में ये बात क्या था? एन एनाक्रोनिज्म ऑफ द फ्यूचर। एनाक्रोनिज्म कैसे तुम लोग को समझाएं, ध्यान से समझो। एनाक्रोनिज्म मतलब होता है एरर इन क्रोनोलॉजी, मतलब जो सोशल ऑर्डर एक के बाद एक होना चाहिए और जो सोशल ऑर्डर फ्यूचर में आना चाहिए, जो सामाजिक व्यवस्था फ्यूचर में आना चाहिए, जिस तरफ हम लोग को जाना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, विवेकानंद का ये बात से हम लोग थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे, क्रोनोलॉजी में थोड़ा सा एरर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एनाक्रोनिज्म। क्योंकि हम जब पुराना परंपरा वाला बात करेंगे तो थोड़ा पीछे आ ही जाएंगे ना।
कहाँ आगे जाएंगे? मान लो मैं मॉडर्न आदमी हूँ, तुमको मॉडर्न बातें सिखाऊंगा, तो मॉडर्न सिखाने के टाइम में अगर हम पुराना परंपरा का बात करेंगे तो थोड़ा क्रोनोलॉजी में पीछे आएंगे कि नहीं? तो वो भी थोड़ा पीछे आए, फ्यूचर से थोड़ा पीछे आ गए। द स्वामी मेड दोज प्रैक्टिकल कंसेशन, स्वामी जी ने थोड़ा कंसेशन किया, प्रैक्टिकल हिसाब से सोच के उन्होंने कंसेशन किया, थोड़ा सा रियायत किया, थोड़ा सा डिस्काउंट किया। किस बात में? ऑफ द मोमेंट दैट वेयर एक्सप्रेसिव ऑफ हिज लव फॉर द ब्रेदरन एंड ड्रोव हिज प्रिंसिपल होम टू देयर माइंड्स विद द ग्रेटर फोर्स एंड वेहेमेंस। स्वामी जी ने सोचा इस बात का जवाब इनको हम अभी नहीं देंगे, क्योंकि ये जो मेरा प्रैक्टिकल कंसेशन अभी करना जरूरी है, इन लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्काउंट देना इनको जरूरी है। ये लोग जो बात कर रहा है, इस बात का हम विरोध करेंगे तो भी झगड़ा हो जाएगा। तर्क कर रहा है ये लोग हमसे, इनके तर्क को अगर हम तर्क के साथ जवाब देंगे तो भी झगड़ा हो जाएगा। तो अभी हमको डिस्काउंट देना है, इनके विचारों को कंसेस करना है, कंसेशन करना है। क्यों? ऐसा करने से क्या फायदा होगा? क्योंकि अभी हम लोग एक गुरु के शिष्य हैं, और वो गुरु कौन है? शिव। अभी ये लोग भी अमरनाथ जा रहे हैं, हम भी अमरनाथ जा रहे हैं, एक साथ जाना है, एक दूसरे का मुंह देखना है। अब ऐसे में हम लोग तर्क करेंगे हिंदू मुस्लिम और पंजाब का धरती को लेके, तो तर्क बढ़ जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए इस बात का जवाब हम बेहतर तर्क के साथ देंगे, बाद में देंगे। ड्रोव हिज प्रिंसिपल्स, अपना सिद्धांत इन लोग को सिखाएंगे, टू देयर माइंड्स, इनके दिमाग में पुश करेंगे, इनके दिमाग में डालेंगे मेरा सिद्धांत, मेरा विचार, विद द ग्रेटर फोर्स। अभी उस फोर्स के साथ हम नहीं डाल पाएंगे, अभी तर्क हो जाएगा, बाद में हम और ज्यादा ग्रेटर फोर्स के साथ डालेंगे। एंड वेहिमेंस, वेहिमेंस का मतलब होता है इंथ्यूजियाज्म, उत्साह। तो जिस उत्साह और फोर्स के साथ अभी मैं डालूंगा, उससे ज्यादा फोर्स और उत्साह के साथ बाद में डाल पाऊंगा। अभी इनको कंसेस करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हमारा टारगेट क्या है? शिव जी। और उनका टारगेट भी क्या है? अभी हम लोग का टारगेट अंग्रेज नहीं है। समझ आया? इसीलिए निवेदिता कह रही है कि जरा इनको हम लोग ऑर्थोडॉक्स बनने दे देते हैं। ऑर्थोडॉक्स बनने का मतलब उनके तर्क को मान के चुप हो जाना ही तो ऑर्थोडॉक्स हुआ। अगर कोई पुराना बात करोगे, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव का बात करोगे, और मान लो मैं मॉडर्न थिंकिंग का आदमी हूँ, तो हम तर्क देंगे तभी ना मॉडर्न कहलाएंगे, और चुप हो जाएंगे, तुम्हारी बात को तुमको रियायत दे देंगे। जैसे मान लो एक बात एग्जाम्पल ले लें, अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोग, हमारा तुम्हारा टारगेट क्या है? चैप्टर समझना। अब चैप्टर समझने के बीच में हमारा तुम्हारे में तर्क हो जाए हिंदू मुस्लिम लेके, तो तर्क को आगे बढ़ाना ठीक रहेगा? तो क्लास आगे नहीं बढ़ेगा। तो हिंदू का धर्म सही है कि मुस्लिम का धर्म सही है, ये बात करने का उचित समय है? स्वामी जी ने तर्क नहीं किया, उस वक्त कंसेशन दे दिया। ब्रेदरेन का मतलब गुरु का जो चेले चपाटी, उनको बोलते हैं ब्रेदरेन। तो यहाँ पे गुरु कौन है? यहाँ गुरु हैं शिव जी, और हमारे ब्रेदरेन ये लोग हैं। ब्रदर, भाई, जो गुरु स्वामी का भक्त, जो भक्त गण लोग होते हैं, वो एक दूसरे के ब्रेदरेन होते हैं, डिसाइपल। बट एज ही टोल्ड द टेल ऑफ हिज वार्म डिस्कशंस, लेकिन जैसा कि स्वामी जी ने ये कहानी बताया अपना, वार्म डिस्कशंस, वार्म मतलब फीलिंग से भरा हुआ डिस्कशंस जब उन्होंने बताया, द फॉरेन माइंड कुड नॉट हेल्प with some amusement noting the paradox that the Tehsildar himself and many officers and servants of the pilgrimage had been Musalmans। जब ये बात उन्होंने डिस्कशन सुनाया ना, किसने? स्वामी जी ने। तो जो फॉरेन माइंड थे, मतलब फॉरेनर लोगों को सपोर्ट करने वाले जो माइंड थे, कौन थे? पढ़े लिखे साधु सन्यासी, वेद शास्त्र के ज्ञानी, वो लोग मजाक उड़ा उड़ा के विरोध किए। किस बात का विरोध किए? अरे ये तहसीलदार जो है यहाँ पे आया हुआ है, और उसके जो ऑफिसर्स हैं, मतलब उसके बहुत सारे नौकर लोग जो हैं, ये जो पिलग्रिमेज लोग हैं, दर्शनार्थी लोग, ये सब तो मुसलमान हैं। ये लोग भी आ गया है मुसलमान शिव जी का भक्ति विथ एम्यूजमेंट। एम्यूजमेंट करके मतलब खिल्ली उड़ा के, मजाक करके बोल रहा है, ओ शिव जी का भक्ति करने आया मुसलमान लोग ऐसे। And that no one had dreamed of objecting to their entering the cave with the Hindu worshipper। लेकिन खिल्ली तो उड़ाया, विरोध तो किया, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं था कि कोई उनको केव के अंदर घुसने से रोक देता। उनके साथ जो उनके साथी हिंदू लोग थे ना,
वर्शिप करने के लिए शिव जी का पूजा करने के लिए केव गुफा में घुस रहा था, अमरनाथ गुफा में। उस टाइम में तहसीलदार और उसके नौकर चाकर और ऑफिसर लोग भी घुस रहे थे अंदर। किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि उनके हिंदू साथियों के साथ उनको घुसने से मना कर दें। द तहसीलदार केम आफ्टरवर्ड, तहसीलदार बाद में आया स्वामी जी के पास विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ आया, बेगिंग फॉर्मल एक्सेप्टेंस बाय द स्वामी जी, और आकर के स्वामी जी से प्रार्थना कर रहा था, हाथ जोड़ के बोल रहा था, स्वामी जी आप हमको अपना शिष्य बना लीजिए। एंड इन दिस नो वन सीम टू फाइंड एनीथिंग इनकॉन्ग्रुअस और सरप्राइजिंग। और ये बात सुनकर हमारा बाकी का शिष्य लोग को कुछ बुरा नहीं लगा, थोड़ा भी अटपटा नहीं लगा। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है अटपटा लगना, नॉट मैचिंग विथ। तो हमारे सारे डिसाइपल्स जो थे ना, किसी को भी बुरा नहीं लगा, सब लोग एक्सेप्ट करने को तैयार हो गया। किसको? तहसीलदार को। किस रूप में? शिष्य के रूप में। तो पैसेज में इंपॉर्टेंट क्या था? पैसेज में इंपॉर्टेंट था कि सारे लोग जा रहे हैं, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग स्वामी जी को मिले और बातचीत करने लगे फेवर में, किसके? अंग्रेज़ों के और मुसलमानों के अगेंस्ट में। ये भी आर्ग्यूमेंट देने लगे कि देखो पंजाब की धरती पंजाबियों के खून से सनी हुई है, उन लोगों ने कितना बड़ा बलिदान दिया है। वहाँ स्वामी जी को ये बोलना था, वो बोलना चाहते थे लेकिन बोले नहीं। उनके बोलने का मतलब ये था कि अगर पंजाब की धरती पंजाबियों के खून से भरी हुई है तो क्या देश को आज़ाद कराने में मुसलमानों का खून नहीं बहा है? हमारे देश को आज़ाद कराने में क्या मुस्लिम लोग अपना जान नहीं दिए हैं? दिए हैं, तो वो लोग भी तो दिए हैं, मुसलमान लोग भी अपना जान दिए हैं। तो वो अलग कैसे हो गए हिंदू से? वो तो भारतवासी है ना, वो तो भारतवर्ष के हैं। तो फिर आप लोग मुसलमानों को फेवर क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है ना। ये सन्यासियों से सवाल था, किसका? स्वामी जी का। लेकिन उन्होंने किया नहीं, थोड़ा उन लोगों के विचारों को रहने दिया। क्यों रहने दिया? क्योंकि उस वक्त स्वामी जी और वो लोग सब लोग कहाँ जा रहे थे? अमरनाथ की यात्रा। वहाँ तर्क वितर्क करना उनको अच्छा नहीं लगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस पैसेज। अब आगे बढ़ते हैं। लिविंग इस्लामाबाद। अब हम लोग इस्लामाबाद से जब निकले अपना बोरिया बिस्तर बांधकर, हम लोगों को कौन मिल गया रास्ते में? दूसरा पिलग्रिमेज मिल गए, मतलब दूसरे ग्रुप मिल गए दर्शन करने जाने वाले लोग। जहाँ तहाँ जा रहे थे, जहाँ भी कैंप कर रहे थे, तंबू गाड़ रहे थे, बैठ रहे थे, वहाँ दूसरे दूसरे यात्री मिल जा रहे थे। सब एक ही साथ थोड़ी ना जा रहा था, अलग अलग जगह से सब आ रहा था, सबका अलग अलग टारगेट था, अलग अलग जगह जाना। एंड कैम्प्ड विथ हिट। और इस बार हम लोगों ने तंबू वंबू कहाँ गाड़ा? इन लोगों के साथ, नए लोगों के साथ। फॉर दैट नाइट, उस रात, एट पवन, पवन एक जगह है कश्मीर में ही, पवन पे हम लोग जाके अपना तंबू गाड़े। वो जो प्लेस है ना पवन, वो काफ़ी फेमस है वहाँ झरने के लिए। वहाँ झरना है, झरना, हॉली स्प्रिंग, पानी का फाउंटेन है। आई कैन रिमेंबर येट द ब्रिलियंस ऑफ द लाइट्स रिफ्लेक्टेड इन द क्लियर ब्लैक वाटर्स ऑफ द टैंक दैट इवनिंग। तो कह रहे हैं कि हमको पूरा याद है कि कितना चमक रहा था वो पानी, काला पानी चमक रहा था। काला पानी क्यों? क्योंकि वो पानी रात के टाइम में था ना, तो रात के टाइम में पानी काला ही दिखेगा। और रोशनी उस पर चांद की पड़ रही थी तो रिफ्लेक्ट होकर लौट जा रही थी, इसीलिए काफ़ी ब्रिलियंट लग रहा था, काफ़ी चमक रहा था, मुझे याद है। एंड थ्रॉन्ग्स ऑफ पिलग्रिम्स, और वहाँ पर भीड़ मचा के पिलग्रिम्स लोग बैठे हुए थे। प्रोसीडिंग इन लिटिल ग्रुप्स फ्रॉम श्राइन टू श्राइन, ये सारे लोग प्रोसीडिंग कर रहे थे। प्रोसीडिंग कर रहे थे मतलब आगे बढ़ रहे थे। एक श्राइन पे जा रहा है, फिर एक श्राइन से फिर दूसरे श्राइन पे। जब तुम लोग कभी जाओगे ना वैष्णो देवी के मंदिर या कोई और तीर्थ यात्रा में, जैसे पूरी गए, तो खाली पूरी नहीं जाओगे, वहाँ से कोई दूसरे श्राइन पे भी चले जाओगे, उसका भी दर्शन कराओगे। तो अब ऐसे लोगों से हम लोगों की मुलाकात हो रही थी। हमारी जर्नी आगे बढ़ी, फिर हम लोग चले गए पहलगाम। पहलगाम भी कश्मीर में ही है, पहलगाम नाम सुने होंगे। द विलेज ऑफ द शेफर्ड्स, यहाँ पे हम लोग जहाँ गए ना, यहाँ पे चरवाहों का गांव था। जो लोग भेड़ बकरियां चराते हैं, घास खिलाने ले जाते हैं, उनका गांव। द कैंप हॉल्टेड फॉर अ डे, पहलगाम में हम लोग एक दिन के लिए अपना कैंप रोके, मतलब जो जहाँ जहाँ रास्ता पड़ रहा था अच्छा जगह देख के हम लोग कैंप लगा दे रहे थे। टू कीप एकादशी, और हम लोगों ने यहाँ पे कैंप क्यों लगाया? क्योंकि हम लोगों को एकादशी मेंटेन करना था। एकादशी हम लोगों का एक तो फास्टिंग का दिन होता है, जानते होगे, ठीक है ना, उस दिन व्रत वगैरह रखा जाता है एकादशी के दिन। इट वॉज अ ब्यूटिफुल लिटिल रिवाइन फ्लोड, जहाँ हम लोग ठहरे थे ना, बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक सीनरी था।
रेवाइन फ्लोड मतलब पथरीला जमीन, कंकड़ पत्थर का, चट्टान का जमीन, रेवाइन। फॉर द मोस्ट पार्ट विथ सैंडी आइलैंड्स, और वो जो जगह था ना, ऐसा लग रहा था जैसे सैंडी है, मतलब बालू का छोटा 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 टुकड़ा पत्थर का, वो देखने में ऐसा लग रहा था ऐसे बालू है, उसी का आइलैंड नजर आ रहा था। इन द पेबल वॉर्न बेड ऑफ द माउंटेन स्ट्रीम। अच्छा, बगल में हम लोग के माउंटेन स्ट्रीम बह रही थी। माउंटेन स्ट्रीम मतलब वो स्ट्रीम, वो नहर जो माउंटेन से होते हुए ओरिजिनेट होती है और आती है, माउंटेन के ऊपर से ओरिजिनेट होके आती है, उसको बोलते हैं माउंटेन स्ट्रीम। ये जो स्ट्रीम होता है बहुत ही फास्ट होता है, तेज होता है। तो वहां पे पेबल वॉर्न बेड था उसका। पेबल वॉर्न बेड मतलब छोटा छोटा पत्थर चारों तरफ छिटका हुआ था। बेड होता है ना, जब नदी के किनारे देखोगे तो बालू का बेड होता है, तो पहाड़ वाले इलाके में बालू दिखेगा क्या? वहां तुमको छोटा छोटा पत्थर दिखेगा। नदी जहाँ बह रही होती है, नदी के किनारे किनारे क्या होता है? पत्थर। क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर्स दूर दूर से आते हैं और वो पानी के बहाव में आते हैं और टूट टूट कर छोटे छोटे पत्थर बन के बगल में किनारे पे छिटक जाते हैं। इन हाँ, बीच में रहता है, छोटा बड़ा सब रहता है। पहाड़ी वाले नदी में नहाने की कोशिश मत करना, अंदर घुसोगे तो पाँव स्लिप कर जाएगा और कहाँ जाके टकराओगे किस पत्थर से कोई ठीक नहीं है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर होगा, बालू नहीं होगा। द स्लोप्स अबाउट इट वर डार्क विथ पाइन ट्रीज, मतलब उस स्ट्रीम के बगल में जो स्लोप्स होते थे, जो पहाड़ी के ऊपर से ढाल नीचे आ रहे हैं, वो स्लोप्स एकदम डार्क होते थे, क्योंकि उसके ऊपर पाइन ट्रीज उगे हुए रहते थे। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों पाइन ट्रीज उगे रहते थे। एंड ओवर द माउंटेन, और पहाड़ी के ऊपर तक इस पाइन ट्रीज का हेड दिखता था। एट सनसेट, जब सूरज ढलता था, डूबता था, नॉट येट फुल, चंद्रमा अभी पूरा फुल नहीं होता था, इट वॉज द सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड और नॉर्वे। देखने में ऐसा लगता था जैसे ये स्विट्जरलैंड का सीन है या फिर नॉर्वे का कंट्री का सीन है। एट देयर जेंटलेस्ट एंड लवलीस्ट, कितना जेंटल, कितना लवली, कितना प्यारा। Here we saw the last of the human dwellings, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इंसानों के बसने का जो जगह था वो लास्ट जगह था, इसके बाद और कोई जगह नहीं था। यहाँ हम लोगों ने देखा एक ब्रिज, एक पुल, फिर यहाँ हम लोगों ने देखा एक फार्म हाउस विथ इट्स प्लग्ड फील्ड, और उस फार्म हाउस में खेत जोते हुए थे, मतलब खेतों पे हल चलाया हुआ था और उस पर फसल पैदा करनी थी। एंड अ फ्यू सिएटर हट्स, सिएटर हट्स बोलते हैं किसको, कुछ ऐसी झोपड़ियाँ भी हम लोगों ने देखा, जिन झोपड़ियों में डेयरी का अरेंजमेंट किया गया था, मतलब दूध दूध निकालने का अरेंजमेंट, बहुत सारे गाय भैंसे भेड़, जो फीमेल भेड़ है वो सब रखा गया था ताकि उन सब का दूध निकाला जा सके। एंड हेयर ऑन अ ग्रासी नॉल, और वहीं हम लोगों ने एक नॉल भी देखा। नॉल क्या होता है? तो एक पहाड़, छोटा पहाड़ समझ सकते हो, जिसका ऊपर टॉप जो है ना वो थोड़ा गोल होता है, नुकीला नहीं होता है। हाँ, छोटा हिलॉक बोल सकते हो जो कि गोल है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं नॉल। माउंड की तरह से होता है, उसके ऊपर घास हुआ रहता है, तो इसीलिए बोला गया है ग्रासी नॉल। व्हेन द फाइनल मार्च बिगैन, और हमारा फाइनल मार्च शुरू हुआ, मार्चिंग करना शुरू किए हम लोग। वी लेफ्ट द रेस्ट ऑफ आवर पार्टी एंड कैम्प्ड, और बहुत सारे हमारे ग्रुप के लोग जो हमारे साथ पहलगाम में तंबू लगा के रुके हुए थे, वो लोग अभी भी कैंप में बैठे सोते आराम करते रह गए, और हम लोग बस एक दिन के लिए एकादशी मनाने के लिए रुके थे, फिर वहाँ से आगे बढ़ गए। तो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज क्लास इन दिस